Hey everyone, this is Miss Sarah and you are watching Clad Studies. So today we are going to start with chapter 3, Forcefulness of Argument, and this is the part 3 of Critical Reasoning series जो हम कर रहे हैं. तो अब आ जाते हैं इस चैप्टर के नेम के ऊपर ही. यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस और स्टार्ट होता है. फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट तो आपको पता ही है क्या होता है. कंसिस्ट ऑफ प्रीमिसेस, अजम्पशन एंड कंक्लूजन. ये मिलकर आर्ग्यूमेंट बना देते हैं. फोर्सफुलनेस मतलब किस हद तक आप वैलिड रीज़न देते हो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए. मतलब अगर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट बोलती हूँ, फॉर सपोज कि देयर एजुकेशन शुड बी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो इस आर्ग्यूमेंट में कितनी सच्चाई है, कितना ही आर्ग्यूमेंट फोर्सफुल है, कितने इसके अंदर वैलिडिटी है, कितनी इसके अंदर फैक्ट है, उस बेसिस पे इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करी जाएंगे. जैसे मैं आपको लिख कर भी बताती हूँ. एजुकेशन शुड बी fundamental right of children, as children are future of India. सो दिस इज़ माई आर्ग्यूमेंट एंड मेरे आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या बोला है कि एजुकेशन शुड बी फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. अब वो क्यों रहना चाहिए? फंडामेंटल राइट रहेगा तो वो इन्फोर्सिएबल होगा, वो मतलब उसको फंडामेंटल राइट रहेगा तो चिल्ड्रन कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट. उनके पास हक रहेगा कि हमको एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन अगर एजुकेट होंगे तो दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट द कंट्री, दे आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ कंट्री. तो ये साफ साफ दिख रही है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड है और ये फोर्सफुल है. वैलिड के साथ फोर्सफुल है, मतलब हाँ इसमें मतलब इट इज़ 100% ट्रूथ. तो वही कंसेप्ट है. कोई भी आर्ग्यूमेंट फोर्सफुल कब होती है? जब वो 100% ट्रूथ होती है. सो दिस इज़ द वन पॉइंट यू नीड टू. ये दो पॉइंट है. पहली बात तो है कि आर्ग्यूमेंट को फोर्सफुल होने के लिए वैलिड रहना चाहिए, वैलिड रीज़न के साथ आर्ग्यूमेंट आना चाहिए. दूसरी बात होती है वो 100% ट्रू होना चाहिए, 100% ट्रू. और जब भी अपन फोर्सफुलनेस के क्वेश्चंस अटेंड करते हैं तो कुछ बातें हमें दिमाग में लेकर चलनी रहती है कि पहले तो हम आर्ग्यूमेंट को 100% ट्रू ढूंढेंगे कि ऐसे क्या फैक्ट है जिस बेसिस पे आर्ग्यूमेंट 100% ट्रूथ हो रही है. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. अगर डाउट होगा तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर जाएगा. मेनली सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन रहेंगे, उस बेसिस पे आपको क्राइटेरिया सिलेक्ट करना रहता है. तीसरी बात ये थी कि आपको थोड़ा रियल लाइफ थोड़ा आपको थिंकिंग डेवलप करनी पड़ती है. मतलब मेनली जो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, उसमें आपको फैक्ट की मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. बाकी ये चैप्टर कुछ ऐसा आता है जहाँ पर आपको रियल लाइफ के अकॉर्डिंग थोड़ी अपनी क्या बोलते हैं पर्सनल ओपिनियन लाना पड़ता है. पर्सनल ओपिनियन. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक अ डायरी एंड नोट आउट ऑफ इट कि कौन से चैप्टर में आपको रियल लाइफ और पर्सनल ओपिनियन यूज़ करना है, कौन से में आपको 100% सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट के हिसाब से चलना है. जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको डायरेक्ट अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसमें आपको डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके बेसिस पे सॉल्व करना है. एक फोर्सफुलनेस है, इसमें आपको रियल लाइफ थिंकिंग लाना है. एक कोर्स ऑफ एक्शन उसमें आपको रियल लाइफ थिंकिंग लाना है. तो आप थोड़ा क्लियरिटी ले आइए अपने कंसेप्ट के अंदर. ओके, तो अब आपको फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट तो पता चल गया होगा कि आपको ऐसे एक आर्ग्यूमेंट में ऐसी क्या चीज़ें है जो आपके आर्ग्यूमेंट को एकदम स्ट्रांग बना रही है. मतलब आर्ग्यूमेंट कितनी होती है? आर्ग्यूमेंट होती है 2 तरह की, स्ट्रांग एंड वीक. तो जब फोर्सफुलनेस की बात करते हैं हम तो वो स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट में होती है हमेशा. और वीक स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ऑप्शन देंगे. बाकी जहाँ आपका ऑप्शन वीक आ जाता है वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर जाता है. बात ही खत्म हो जाती है कि वीक, ये आर्ग्यूमेंट वीक है तो ये फोर्सफुली अप्लाई हो ही नहीं सकती. तो आपका आंसर हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को ढूंढता है. तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो रहती है ना वो हमेशा रहती है अप टू द हमेशा मतलब जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहते हैं बिल्कुल ना आपके स्टेटमेंट जो भी रहता है ऊपर स्टेटमेंट से डिराइव रहती है. अपन अभी फोर्सफुलनेस की बात कर रहे हैं. प्लस उसके अंदर वैलिडिटी रहती है और प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंकिंग रहती है जो अपन खुद से करते हैं. और ये अपनों को 100% रीज़न देती है कि हाँ यह आपका जो आपकी स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल सही है. तो इस स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की खासियत ही रहती है कि वो ना एकदम क्या बोलते हैं एकदम ना हाईलाइट होकर आपके सामने झलकेगी कि देखो मैं आंसर सही हूँ. वीक मतलब अलग ही पली हुई सी रहेगी. सो डोंट जस्ट जोकिंग.
तो आप समझ चुके होंगे कि फोर्सफुलनेस क्या होता है। मतलब सिर्फ आपको एक रीज़न मिलना है कि हाँ भाई ये आर्ग्यूमेंट सही है, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। जहाँ आपको लग गया कि आर्ग्यूमेंट सही है वही उसका आंसर है। अब अगर अपन फॉर्मेट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन के, तो आपको है ना ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे अगर ये इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं, ओके, इसी को क्वेश्चन बना लिया क्वेश्चन, तो इसके मैं आपको दो आर्ग्यूमेंट देती हूँ। एजुकेशन शुड बी फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन एज इट इज़ द एज चिल्ड्रंस आर फ्यूचर ऑफ कंट्री। तो इसके लिए मैं कर सकती हूँ येस दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू नेशन, ओके। और दूसरा आर्ग्यूमेंट में ले लेती हूँ नो, दिस इज वेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फंड, ओके। तो आपके पास ये दो ऑप्शन देंगे कि हाँ एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाओ क्योंकि द चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू नेशन। और दूसरा बोलेंगे नहीं क्योंकि दिस इज वेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फंड, क्योंकि जो पैसा मतलब जो सिटीजन की टैक्सेस से आ रहा है उसका वेस्ट अगर तुमने बच्चों के लिए पैसा लगाया तो देखो साफ साफ लग रहा है कि ये आर्गूमेंट तो बिल्कुल रद्दी है और वीक है ना, बिल्कुल ही वीक लग रही है, एकदम बचकानी सी आर्गूमेंट अलग ही लग रही है। और ये साफ एकदम स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज कर रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है और एकदम पॉइंट पे मतलब क्या कहते हैं एम्फोसाइज डाल रही है कि हाँ करो ऐसा, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा ओनली वन, ओनली टू, बोथ, इधर वन, इधर टू, नन ऑफ दिस। तो देखिए ये क्वेश्चन तो इजी था, बाकी हाँ अभी क्लैट और आईलेट में बहुत डिफिकल्ट टाइप के भी आते हैं, बाकी हम सारे कवर करेंगे। आप सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो करेंगे यहाँ से। अब हम आ जाते हैं किस तरह का पूरा की पूरा मतलब एक चार्ट फ्लो करेगा। अभी आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुलनेस बताया, अब आपको है ना बिल्कुल एक चार्ट बताऊंगी मैं कि किस तरह से आपको स्टडी करना है एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि अभी आपको मैंने इतना बताया इसलिए आपको ये ईजी लगी है। सो लेट्स बिगिन विद इट। ओके, सो हम प्रोसीजर और कुछ स्टेप देखेंगे जहाँ जिसकी मदद से हम आंसर तक अप्रोच कर पाएंगे। ओके, वी आर जस्ट हाउ टू मूव टुवर्ड्स द आंसर, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कैसे क्या मतलब कहाँ कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है और कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट करना है। तो अगर आपके पास ये है आर्ग्यूमेंट, तो सबसे पहले इस आर्ग्यूमेंट के लिए होगी फर्स्ट स्टेप रहता है, मुझे ना स्टेप में काम करना बहुत पसंद आता है। मैं स्टेप में गाइड भी करती हूँ, स्टेप में पढ़ाती भी हूँ और स्टेप में खुद भी पढ़ लेती हूँ। सो इट काइंड ऑफ मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लग होती है। फर्स्ट स्टेप होती है प्री एलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्री एलिमिनरी स्क्रीन मतलब पहली नज़र पहली नज़र। सो इन योर फर्स्ट विजन मतलब आपको क्या एक एक्सपीरियंस होता है, मतलब क्वेश्चन की बात करें मतलब पहली नज़र में क्वेश्चन को भी समझो आप, है ना। हाँ, तो पहली नज़र में आपको कैसा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले तो आप पता लगाएंगे कि आर्ग्यूमेंट है स्ट्रॉन्ग या फिर है वीक। अब वो पता कैसे लगाएंगे मैं आपको वही बता रही हूँ। मतलब वीक आर्ग्यूमेंट की कुछ खासियत है और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की कुछ खासियत है। हाँ, वो खासियत अलग है कि वीक पलावा रहता है, स्ट्रॉन्ग एम्फसाइजिस रहता है, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी स्पेशलिटी रहती है। अपन पहले बात कर लेते हैं वीक आर्ग्यूमेंट की। वीक ओके, तो ना सबसे पहले जो वीक आर्ग्यूमेंट रहती है ना वो ज़्यादा ना एम्बिगियस रहती है। फर्स्ट ए जो वीक आर्ग्यूमेंट रहेगी वो बहुत ज़्यादा एम्बिगियस रहेगी। देखिए अब आपके क्लेड और आइलेट में इतना इजी था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे कि आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, नहीं, कुछ स्टेप होगी उस बेसिस पे आप पता करोगे कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। क्योंकि इतना इजी नहीं देंगे, मैंने आपको बताया इजी, मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊँगी। तो हम बिल्कुल वही मतलब एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अपने को कैसे पकड़ना है कि ये आर्ग्यूमेंट वीक है, डिस्ट्रैक्टिंग है, ये तो आंसर होएगा नहीं, इसे एलिमिनेट करना है। तो जो आर्ग्यूमेंट एम्बिगियस रहती है ना वो आती है वीक में। एम्बिगियस का दूसरा वर्ड है कन्फ्यूजिंग, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है ना, तो मतलब वो उसकी निशानी है कि वो है ही वीक आर्ग्यूमेंट। जैसे मैं आपको मतलब बता देती हूँ, जैसे वो कन्फ्यूजिंग रहेगी, एक तो वो इनकम्प्लीट रहेगी ना, इनकम्प्लीट मतलब वो आर्ग्यूमेंट ही इनकम्प्लीट रहेगी अपने आप में। दूसरी सी वो रहेगी कंफ्यूजिंग, तो वो रहेगी सही, डाउटफुल अलग रहेगी। और
मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और क्वेश्चनिंग रहेगी, क्वेश्चन। तो ये जितनी भी मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट ये सारे सिम्टम बताती है, तो उसको बोलना टाटा बाय बाय, तुम तो बिल्कुल हमारे काम की हो गई, तो मैं हमने यूँ ही एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 1 should eat, drink and be happy. Be happy because one day everyone has to die. अभी आपके पास आर्ग्यूमेंट आ गई है। अब इसका जो भी मतलब आंसर हो, येस या नो, आपके पास दो ऑप्शन देंगे। पहली बात तो ये आप क्वेश्चन को देखो, नहीं सॉरी, ये आर्ग्यूमेंट ही है, मतलब ये आपके क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये आपस में ही एक आर्ग्यूमेंट है। अब आप इस जब आर्ग्यूमेंट को देखेंगे, 1 should eat, drink and be happy, मतलब अगर इंसान को इसके अकॉर्डिंग इंसान को मरना है तो सिर्फ खाओ पियो और खुश रहो और कुछ मत करो। मतलब व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कुछ भी था ये, मतलब मरना है तो कुछ मत करो, सिर्फ खाओ पियो सो, मतलब दिस इज मतलब रद्दी कह सकते हैं, मतलब वर्थलेस है ना। तो ये अगर आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो उसको बिल्कुल बोलना है कि जाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो एक तो ऐसी आर्ग्यूमेंट आपके पास आएगी, तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे, फिर आप दूसरी चेक करना जो भी आपके आर्ग्यूमेंट हो। दूसरी तरह की वीक आर्ग्यूमेंट का आता है टाइप टू सिंपल। टू सिंपल। सो 1 should eat, यही वही वाली आर्ग्यूमेंट हम एक बार फिर से ले लेते हैं। 1 should eat, drink and be happy because one day everyone had to die. अब इसकी सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट क्या बोली है कि नो। ओके, नो आगे पढ़ते हैं। दिस फिलॉसफी हार्डली इनेबल अस टू डू एनीथिंग, है ना। तो मतलब एक अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सही है या गलत, हम इसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो आई थिंक सो कि 80% तो मतलब बोलेंगे कि हाँ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब या इट इज़ ट्रू। बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है ये फॉल्स है, ये गलत है। अगर आप इसे टिक करके आएंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। क्यों? दिस इज़ टू सिंपल। देखिए, दिस चैप्टर सीम्स वेरी इजी। आपको लग रहा है कि इजी करना है क्या है कि स्ट्रॉन्ग को एक्सेप्ट करना है, वीक को रिजेक्ट करना है। बाकी स्ट्रॉन्ग और वीक को डिफ्रेंशिएट करना ही इसका मेन पर्पस है। अब देखिए वीक आर्ग्यूमेंट कितनी ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिंग है, मतलब आप देख सकते हैं इधर ठीक, मतलब एकदम मतलब वैलिड दिख रहा है कि हाँ इसे तो एक्सेप्ट कर ले, बट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ इनवैलिड। क्यों? क्योंकि ये बहुत टू सिंपल है। जैसे ये जो है ना, नो दिस फिलोसफी हार्डली इनेबल अस टू डू एनीथिंग, ये ना बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी दिखा रही है, सिंप्लिसिटी और लेक ऑफ प्रॉपर आर्ग्यूमेंटेशन, और साथ ही साथ लेक है यहाँ पर, कमी है, लेक ऑफ प्रॉपर आर्ग्यूमेंटेशन। अब यहाँ पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे नो दिस इज़, मतलब ये तो हार्डली मतलब दिख ही रही है कि ये तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, बाकी ये है क्या, ये है वीक है, ये खुद अपने आप में वीक है ना। ये है तो सही, मैं मान रही हूँ कि ये सही है, बट द थिंग इज़ दैट हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। दिस इज़ राइट बट दिस इज़ वीक, वीक को हमको रिजेक्ट करना है। इस क्वेश्चन की फिलॉसफी ही ये है इस चैप्टर की, कि हमको वीक आर्ग्यूमेंट को एलिमिनेट करना है, स्ट्रॉन्ग को एक्सेप्ट करना है। अभी ये सिंप्लिसिटी है इस आर्ग्यूमेंट में, जो सपोर्ट है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है और लैक ऑफ क्लियरिटी है इसमें, और टू सिंपल है। तो हमने दो करा है कि वीक जब बहुत कन्फ्यूजिंग रहेंगे तो हम रिजेक्ट करेंगे, और एक टू सिंपल होगा तब रिजेक्ट करेंगे। थर्ड आता है सुपरफ्लुअस आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या होता है, तो ये सुपरफ्लुअस आर्ग्यूमेंट रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी दिखती है। मतलब इसे क्या बोल सकते हैं आप, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में थोड़ी सी, मतलब क्या बोलते हैं, फैसिनेटिंग। मतलब हाँ, ये वाले ना वीक आर्ग्यूमेंट की खासियत ये रहती है कि इतनी फैसिनेटिंग रहती है ना, ये फैसिनेटिंग लगेगी आपको। जैसे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर शुड बी प्रिफर्ड ओवर मॉडर्न। ओके, अब इसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या है, ये नहीं, बोथ हैव देयर गुड एज वेल एज बैड पॉइंट। अगेन हम कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है, सही है, बट वही बात है, ये है वीक, और वीक को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वीक को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी वीक क्यों है? क्योंकि ये बस है ना एक मतलब क्या बोलते हैं, वन साइड, पहली नज़र का एक वो है, धोखा है पहली नज़र का, फर्स्ट विजन।
मतलब अगर आप ये आर्ग्यूमेंट को देखेंगे तो आपको इसे पहली नज़र का धोखा होगा कि ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, गुड है, बाकी नहीं ये वीक है और आपको फैसिनेट करने के लिए आई है, क्योंकि ये ऐसी आर्ग्यूमेंट है ना जैसे इसके अंदर नो इन डेप्थ एनालिसिस, ये बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस इसमें नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये सिर्फ एक ऊपर की लेयर बता देती है आपको, जिससे आप इस ऑप्शन की तरफ फैसिनेट हो जाए और आप अपनी नेगेटिव मार्किंग करा के आ जाए। समझ रहे हैं आप? ओके, तो देखिए एक और है इसकी, और होते हैं क्वेश्चन बैंक आर्ग्यूमेंट और क्वेश्चन बैंक। अब ये होता है जैसे शुड इंडिया बी डिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र, यह क्वेश्चन है ना, और ये अपनी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये पीछे वाली भी सारी स्टेटमेंट थी ना, ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट, और इसका आर्ग्यूमेंट है वाई नॉट, सॉरी ऐसा क्वेश्चन मार्क वाई नॉट। तो जो भी आर्ग्यूमेंट में से क्वेश्चन मार्क लग जाए वाई नॉट, यस बिकॉज, यस इट इज़ नेसेसरी, ऑफ कोर्स, वो हमेशा वीक है, वो हमेशा वीक, और वीक है तो हम उसको एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट, उसको बोलो सॉरी तुम गलत हो, है ना। सो आपने वीक आर्गूमेंट पढ़ लिए। देखिए ये कि पूरा चैप्टर आपसे ना क्या डिमांड करता है कि आप अगर आप मार्क गेन करना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को पकड़ें, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट रहेगी वो है ना एकदम 100% होगी ट्रू। साथ ही साथ उसमें रहेगा इन डेप्थ एनालिसिस, और रहेगी मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट, एंड गिव्स रीजंस टू बिलीव, टू स्टैंड ऑन। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की खासियत रहेगी कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एकदम परफेक्ट रहेगी, उसके अंदर आपको फैक्ट्स मिलेंगे, है ना। तो मैंने आपको भी वीक आर्ग्यूमेंट की खासियत बता दी कि अगर कैसी आर्ग्यूमेंट से अपनों को बच के रहना है, क्वेश्चन बैंक वाली से, सुपरसिलियस से जो सिर्फ फैसिनेटिंग लगे, और सबसे पहले कौन सी थी अपनी एम्बिगियस जो बहुत कंफ्यूजिंग इनकम्प्लीट हो वो वाली, और टू सिंपल। ऐसी आर्ग्यूमेंट, कैसी आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट को नहीं, अपनों को आंसर के ऊपर फोकस करना, एलिमिनेट करने में हेल्प आएगा। जहाँ पर आपको ये 4 टाइप में कुछ भी मिला उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही है, आप बहुत ज़्यादा आपके माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसलिए आई थिंक आई शुड कम विद द पार्ट 2। तो मैं इसे पार्ट 3A कर रही हूँ, और अब आप पार्ट 3B आएगा जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सी रहती है, ये सारे पॉइंट तो देंगे ही देंगे, बाकी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के भी कुछ इंडिकेटर्स है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि अगर इतनी देख लोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैम ने दी ने क्या पढ़ा दिया, मैम ने क्या पढ़ा दिया। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि सेकेंड पार्ट को वॉच करना सून। पार्ट 3B will be there for my friends. So bye everyone, and don't forget to like my channel, and help you soon. See you soon. Bye.